22 सांसदों ने बदला दिल्ली का सियासी गणित। राहुल गांधी की रणनीति से बड़ी मोदी शाह की मुश्किलें, क्या अब संसद में फिर गिरने वाला है बड़ा बिल। 22 सांसद और एक ऐसी सियासी दांव जिसने दिल्ली की पूरी रणनीति को हिला दिया है। जिस 22 सांसदों पर एनडीए की नजर थी, जिसके समर्थन को लेकर लगातार सियासी जोड़ तोड़ की खबरें सामने आ रही थी, क्या वही 22 सांसद अब मोदी शाह के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गए हैं। क्या राहुल गांधी की एक चेतावनी ने तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा असर डाला कि डीएमके ने परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को साफ साफ ना कह दिया है। और अब सवाल सिर्फ परिसीमन का नहीं है, एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर भी एमके स्टालिन का मोर्चा खुल चुका है। तो क्या आने वाले दिनों में सदन के अंदर एक बार फिर सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। आखिर 22 सांसदों का ये पूरा खेल क्या है और अमित शाह से मुलाकात के बाद ये क्या नया समीकरण बन रहा है, आइए पूरी खबर को सिलसिलेवार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोडल और आप देख रहे हैं पीआरबी। तो आखिरकार जिस 22 सांसदों को लेकर पिछले काफी समय से सियासी चर्चाएं चल रही थी, उनकी भूमिका एक बार फिर बेहद महत्वपूर्ण हो चुकी है। मामला है परिसीमन से जुड़े उस बिल का, जिसे लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से बहुमत जुटाने की कोशिशों की चर्चाएं सामने आती रही है। कहा जा रहा है कि अगर तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके के 22 सांसदों का समर्थन हासिल हो जाए तो सदन के अंदर सरकार की स्थिति काफी मजबूत हो सकती है। लेकिन अब तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, क्योंकि डीएमके की तरफ से परिसीमन के मुद्दे पर लगातार विरोध का रुख सामने आ रहा है और यहीं से राहुल गांधी की भूमिका भी चर्चा में आ जाती है। आप हेडलाइन देख लीजिए, पहले भी विरोध किया, आज भी करेंगे। उदयनिधि बोले परिसीमन पर डीएमके का स्टैंड क्लियर। वही दूसरी हेडलाइन आप देख लीजिए, डीएमके ने बीजेपी के उम्मीदवारों को दिया झटका। उदयनिधि स्टालिन बोले परिसीमन बिल का समर्थन कभी नहीं करेंगे। देखिए, दरअसल राहुल गांधी की तरफ से तमिलनाडु के हितों और परिसीमन के मुद्दे को लेकर जिस तरह की राजनीतिक चेतावनी दी गई थी, उसके बाद डीएमके की तरफ से भी यह संदेश आ चुका है कि वो परिसीमन के समर्थन में नहीं है। यानी जिस 22 सांसदों के समर्थन को लेकर सियासी नजरें लगी हुई थी, वहां से फिलहाल समर्थन मिलने की उम्मीद कमजोर दिखाई दे रही है। आप इसे एक बड़े राजनीतिक समीकरण की तरह समझिए। एक तरफ सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है, तो वही दूसरी ही तरफ विपक्षी खेमे की कोशिश है कि सरकार को जरूरी संख्या तक पहुंचाने से रोका जाए। और इसी गणित में ये 22 सांसद बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। डीएमके की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि वो परिसीमन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करने के मूड में नहीं है। उदयनिधि स्टालिन की तरफ से ये भी कहा गया है कि सरकार जिस बिल को पुराने तरीके से लाए या नए तरीके से पेश करे, उनकी पार्टी का रुख नहीं बदलने वाला है। उनका कहना है कि डीएमके परिसीमन का विरोध पहले भी करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यानी मामला सिर्फ बिल के नाम या उसे सदन में पेश करने के तरीके का नहीं है। मुद्दा यह है कि डीएमके को आशंका है कि परिसीमन की प्रक्रिया का असर तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीति हिस्सेदारी पर भी पड़ सकता है। और यही वजह है कि डीएमके लगातार इस मुद्दे पर मुखर दिखाई दे रही है। अब यहाँ राहुल गांधी की उस चेतावनी को भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के संदर्भ में परिसीमन का समर्थन करने वालों पर राजनीतिक हमला बोला था। उसके बाद डीएमके की तरफ से जिस तरह का रुख सामने आया था, उसने पूरे मामले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्या 22 सांसदों ने बदल दिया गणित? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही आता है कि क्या वाकई ये 22 सांसद सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? क्योंकि अगर सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है और उसके पास जरूरी संख्या में सांसद कम है, तो हर एक सहयोगी दल और हर एक सांसद की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। और इसी वजह से पिछले कुछ समय से तमिलनाडु की राजनीति पर दिल्ली की नजर होने की बात भी कही जा रही थी। लेकिन अब डीएमके की तरफ से जिस तरह से स्पष्ट विरोध सामने आया है, उसने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। हालांकि अंतिम तस्वीर सदन में मतदान के समय ही साफ हो पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए, आपकी राजनीति में बयान और वोटिंग के बीच कई बार काफी अंतर हो जाता है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक संकेत सामने आ रहे हैं, वो सरकार के लिए आसान नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहानी से परिसीमन तक सीमित नहीं है। यहाँ पे दूसरा
बड़ा मुद्दा आता है एफसीआरए संशोधन बिल का। और इस मुद्दे पर भी एमके स्टालिन की पार्टी सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराती दिखाई भी दे रही है। क्या आप ये मान सकते हैं? देखिए, खबरों के मुताबिक एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आप देख रहे हैं कि किस तरह इस बिल को सीधा गृह मंत्री के पास लेके जा रहा है। अब देखिए, इस प्रतिनिधिमंडल में डीएम के सांसद पी विल्स ने साथ साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूह से जुड़े प्रतिनिधि भी शामिल बताए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से एफसीआरए संशोधन बिल को वापस लेने या उसकी व्यापक समीक्षा कराने की मांग रखे जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो 2010 के एफसीआरए कानून की भी व्यापक समीक्षा की मांग की गई है। यानी डीएमके सिर्फ परिसीमन के मुद्दे पर ही सरकार के सामने खड़ी नहीं है, बल्कि एफसीआरए को लेकर भी उसकी अपनी आपत्तियां हैं। एमके स्टालिन की तरफ से भी इस प्रतिनिधिमंडल की मांगों का समर्थन किए जाने की खबर सामने आई है। अब देखिए कि एफसीआरए को लेकर मांग क्या थी। अब इस पूरे मामले को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर विपक्ष और कुछ संगठनों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल की मांग बताई जा रही है कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए या फिर उसकी विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही एफसीआरए कानून की संबंधित धाराओं और 2010 के मूल कानून की भी समीक्षा की मांग यहाँ पे रखी गई है। इसके लिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजने की मांग की बात सामने आई है। अब सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जरा रुकिए, देखिए, राजनीतिक रूप से इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी समय परिसीमन का मुद्दा भी बेहद गर्म है। यानी एक तरफ 22 सांसदों का गणित है तो दूसरी ही तरफ एफसीआरए को लेकर विरोध, और इन दोनों मुद्दों पर डीएमके का सरकार के खिलाफ खड़ा होना कांग्रेस डीएमके रिश्ते और बीजेपी की रणनीति अब एक और महत्वपूर्ण पहलू बन चुकी है। कांग्रेस और डीएमके के बीच राजनीतिक समीकरण को लेकर भी पिछले दिनों से काफी चर्चा तेज हो रखी है। अब ऐसे में अगर दोनों दलों के बीच दूरी बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से बीजेपी और एनडीए के लिए ये एक अवसर माना जा सकता है। अब राजनीति में गठबंधन टूटना या कमजोर होना अक्सर दूसरे दलों के लिए एक नई समीकरण बनने का मौका दे देता है। इसी वजह से ये चर्चा भी हो रही है कि क्या बीजेपी डीएमके के साथ किसी तरह की राजनीतिक नजदीकी बनाने की कोशिश कर सकती है। क्या डीएमके के सांसदों का समर्थन किसी महत्वपूर्ण बिल के लिए हासिल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक डीएमके की तरफ से जो सार्वजनिक रुख सामने आया है उसे परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन से साफ इनकार दिखाई देता है और एफसीआरए को लेकर भी पार्टी की आपत्तियां सामने आ रही है। यानी फिलहाल तस्वीरें बीजेपी के लिए उतनी आसान नहीं है जितनी शायद हमें दिखाई दे रही थी। अब असली सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या बिल गिर सकता है? क्या अगर जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो ये बिल सदन में गिर सकता है या नहीं? अगर नियम के अनुसार हम देखें तो नियम के रूप से किसी भी संवैधानिक संशोधन या ऐसे विधेयक के लिए आवश्यक बहुमत का गणित बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि बिल निश्चित रूप से गिर जाएगा, क्योंकि संसद के अंदर अंतिम स्थिति मतदान के समय ही स्पष्ट हो पाएगी। कौन सा दल किसके साथ खड़ा होता है, कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है, कौन वोटिंग से दूरी बनाता है, इन सभी चीजों का अंतिम परिणाम पर असर पड़ सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह साफ है कि डीएमके के 22 सांसदों को लेकर जो राजनीतिक गणित बनाया जा रहा था उसमें फिलहाल अनिश्चितता जरूरी बढ़ी गई है। और अब सवाल बीजेपी के अंदर का आता है कि अगर वास्तव में 22 सांसदों का समर्थन हासिल नहीं होता है तो क्या बीजेपी और एनडीए के रणनीतिकारों के सामने नई चुनौती खड़ी हो पाएगी? क्या पार्टी को अब नए सहयोगियों की तलाशी करनी पड़ेगी? क्या दूसरे दलों के साथ बातचीत भी बढ़ेगी या फिर सरकार अपने मौजूदा समर्थन के आधार पर ही आगे बढ़ने की रणनीति बनाएगी? ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में संख्या का खेल ही कई बार पूरी राजनीति की दिशा तय कर देता है। अब इस वक्त परिसीमन का मुद्दा ऐसा ही एक मुद्दा बना हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है। अब वापस आते हैं हम उस सवाल पर जिसमें हमने शुरुआत में बात करी थी कि क्या राहुल गांधी की रणनीति ने 22 सांसदों को रोक लिया है। इसे लेकर राजनीतिक दावे जरूर किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के हितों का मुद्दा उठाया। डीएमके ने भी परिसीमन का विरोध करने का अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ये कहना कि इसका पूरा श्रेय सिर्फ एक नेता या एक रणनीति को दिया जा सकता है, राजनीतिक विश्लेषण का विषय है। क्योंकि डीएमके लंबे समय से परिसीमन को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती आई है, इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि श्रेय किसको मिलेगा। असली सवाल यहाँ पर ये आता है कि आने वाले समय में संसद के अंदर नंबर गेम किस तरह किया जाता है। तो फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ परिसीमन का मुद्दा है जहां डीएमके की 22 सांसदों का रुख सरकार के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, तो दूसरी ही तरफ एफसीआरए संशोधन बिल है जिसको लेकर डीएमके और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों की तरफ से आपत्तियां सामने आ रही है। और इन सबके बीच अमित शाह से हुई मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन विरोधों के बीच क्या रणनीति अपनाती है, क्या नए सहयोगी मिलेंगे, क्या 22 सांसदों का रुख बदलेगा, क्या परिसीमन का बिल सदन में बहुमत जुटा पाएगा, या फिर एक बार फिर सरकार को विपक्षी एकजुटता के सामने चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर तमिलनाडु के इन 22 सांसदों पर है, क्योंकि संख्या भले ही 22 हो लेकिन संसद के इस बड़े सियासी गणित में इन 22 सांसदों की भूमिका आने वाले दिनों में बहुत बड़ी हो सकती है। अब आपकी इसमें क्या राय है? क्या डीएमके का ये रुख सरकार के लिए बड़ा झटका है? क्या राहुल गांधी की रणनीति का असर दिखाई दे रहा है? और क्या परिसीमन से जुड़ा बिल इस बार भी सदन में अटक सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में संसद के अंदर क्या होता है इस पूरे देश की नजर रहने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।